आज हम आपके लिए लेकर आए रहे उस ऐतिहासिक फिल्म की पूरी कहानी जिसने धर्मेंद्र को सही मायने में बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1968 की ब्लॉकबस्टर आंखें की। इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको फिल्म की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता की पूरी जानकारी देंगे, बल्कि इसके बनने के दौरान आए हर बड़े विवाद और फिल्म पर खर्च हुए रिकॉर्ड तोड़ बजट का भी पूरा विश्लेषण करेंगे। यही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे रामानंद सागर ने इस फिल्म के जरिए एक नई जासूसी सिनेमा की विरासत छेड़ी थी और इसका भारतीय खेल इतिहास पर कितना गहरा असर पड़ा। तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। रामानंद सागर ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में बरसात, जिंदगी और बाद में रामायण जैसी भक्ति और पारिवारिक ड्रामा आते हैं। लेकिन 1968 में सागर साहब ने एक ऐसा जोखिम लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने तय किया कि वो लव रोमांस को छोड़कर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पाई थ्रिलर बनाएंगे। नाम रखा आंखें। इस फिल्म की कहानी देशभक्ति से लबरेज थी। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी हिंद फौज के पूर्व अफसरों के एक गुप्त समूह पर आधारित थी, जो देश को दुश्मनों से बचाने के लिए एक्स्ट्रा स्टेट स्पाई एजेंट के तौर पर काम करते थे। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त एकदम नया था और इसने हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड फॉर्मूला को भारतीय संस्कार और मर्यादा के साथ मिलाया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रामानंद सागर की श्रद्धा और आस्था का एक अद्भुत किस्सा भी दिया। फिल्म के सेट पर सामान सप्लाई करने वाले अशरफ अली साहब से उन्हें भगवान कृष्ण की एक मूर्ति मिली। शूटिंग के दौरान सागर साहब को महसूस हुआ कि ये मूर्ति उनसे बात करती है। उन्होंने शूटिंग खत्म होने के बाद सारा सामान लौटा दिया, लेकिन वो कृष्ण की मूर्ति वापस नहीं थी। अशरफ अली साहब ने बहुत विरोध किया, लेकिन रामानंद ने उन्हें स्पष्ट कह दिया, कृष्ण भगवान मेरे पास आए हैं, अब ये यही स्थापित रहेंगे। आज भी वो मूर्ति रामानंद सागर के दफ्तर में पूजी जाती है। ये किस्सा बताता है कि कैसे एक कमर्शियल एक्शन फिल्म के निर्माण में भी एक निर्माता की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। रामानंद सागर ने जब आंखें की कहानी लिखी तो उनके जहन में हीरो के लिए एक ही चेहरा था, राजकुमार। उन्हें लगा कि राजकुमार जैसा बेबाक और बिंदास कलाकार ही इस रोल के लिए न्याय दे सकता है। लेकिन राजकुमार की अकड़ के किस्से इंडस्ट्री में आम थे। उनकी रोमांस और उनका बेबाक अंदाज अक्सर लोगों को नाराज कर देता था। जब रामानंद सागर उन्हें स्क्रिप्ट सुनाने पहुंचे तो राजकुमार अपने अंदाज में थे। उन्होंने बड़े नहीं नाटकीय ढंग से अपने पालतू कुत्ते को बुलाया और उसे अपने पास बैठा लिया। सागर साहब इंतजार करते रहे और फिर राजकुमार ने अपने कुत्ते से पूछा, जानी क्या तुम ये फिल्म करोगे? जानी नाम के उस कुत्ते ने जब इधर उधर देखा तो राजकुमार रामानंद सागर की ओर पलटे और सीधे शब्दों में कह दिया, जब मेरा कुत्ता भी इस फिल्म को नहीं करना चाहता तो मैं कैसे करूं? ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे अपमानजनक रिजेक्शन था। राजकुमार ने अपनी अकड़ में एक बहुत बड़ी फिल्म ठुकरा दी। इस अपमान से रामानंद सागर टूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी नए चेहरे के साथ ही ये फिल्म बनाएंगे जो उनकी कहानी और उनके बजट में फिट हो जाए। राजकुमार के जाने के बाद रामानंद सागर को एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो नया हो लेकिन उसमें दम हो। इसी तलाश में वे अपने बेटे प्रेम सागर के साथ दादर के कोहिनूर सिनेमा में फिल्म शोला और शबनम देखने पहुंचे। ये धर्मेंद्र की पहली सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म देखते हुए प्रेम सागर ने रामानंद सागर का ध्यान धर्मेंद्र के हाथों पर केंद्रित किया और कहा कि उनके हाथ कितने मजबूत और बड़े हैं। सागर साहब ने वही फैसला किया। उन्होंने सोचा, जब ये हाथ आंखों में पिस्तौल पकड़ेंगे तो स्क्रीन पर तूफान आ जाएगा। इस तरह एक कुत्ते के इनकार ने धर्मेंद्र के लिए सुपरस्टारडम का दरवाजा खोल दिया। धर्मेंद्र उस वक्त इतने बड़े स्टार नहीं थे कि उनके नाम पर फाइनेंसर आसानी से पैसे लगा दे। उनकी फिल्म फूल और पत्थर हिट जरूर हुई थी, जिसने उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर अभी भी उनके नाम पर भरोसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए फाइनेंसरों को आकर्षित करने के लिए रामानंद सागर ने धर्मेंद्र के अपोजिट उस दौर की सबसे बड़ी फीमेल स्टार माला सिन्हा को लिया।
इस जोड़ी और एक्शन पैक कहानी ने फाइनेंसरों को मना लिया और आंखें का बजट आसमान छूने लगा। धर्मेंद्र ने बाद में कई इंटरव्यू में इस फिल्म के लिए रामानंद सागर का हमेशा आभार व्यक्त किया और कहा कि ये फिल्म उनके करियर के लिए एक संजीवनी थी। आंखें अपने जबरदस्त लोकेशन और विशाल बजट के लिए भी जानी जाती है। उस दौर में 80 लाख का बजट अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। रामानंद सागर ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। फिल्म के सीन को वास्तविक दिखाने के लिए यूनिट ईरान, इजराइल, हांगकांग और जापान जैसे 7 से ज्यादा देशों में शूटिंग के लिए पहुंची। यह रामानंद सागर की पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में हुई। जापान सरकार ने फिल्म यूनिट को सुरक्षा के लिए सरकारी गाइड भी मुहैया कराए थे, जिन्हें कई मौकों पर यूनिट को बचाने के लिए जूडो कराटे का इस्तेमाल भी करना पड़ा। ईरान की राजधानी तेहरान में एक गाने की शूटिंग के दौरान महमूद और धूमल ने फकीरों का गेटअप लिया था। यूनिट के लोगों ने मजाक में उन्हें होटल के बाहर बैठा दिया। उन्हें असली फकीर समझकर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने जमकर विदेशी मुद्रा दान की। यूनिट के लोगों ने बाद में उस पैसे से बड़ी पार्टी की। फिल्म में एक सीन है जहां पिंजरे में बंद धर्मेंद्र को डराने के लिए उमा देवी नाम की एक बाघिन को लाया गया। शूटिंग के दौरान उमा देवी लाइट्स और शोर से परेशान होकर बेकाबू होने लगी। किस्मत से धर्मेंद्र और कैमरामैन दोनों पिंजरे के अंदर थे, जिससे वे बाल बाल बच गए। ये सीन उस वक्त बहुत चर्चा में रहा था और इसे फिल्म के सबसे खतरनाक सीन्स में गिना जाता है। फिल्म की शूटिंग इतने बड़े पैमाने पर हो रही थी कि फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर अधीर होने लगे। उन्हें डर था कि कहीं रामानंद सागर भी के आसिफ की तरह 16 साल में बनने वाली मुगले आजम तो नहीं बना रहे। उन्होंने खुद ही 20 सितंबर को फिल्म रिलीज करने का ऐलान कर दिया। आनंद फानंद में क्लाइमैक्स के कई सीन बाकी रहते हुए भी रामानंद सागर और उनकी टीम ने दिन रात काम करके फिल्म को समय पर तैयार कर दिया। इसी दौरान महमूद स्टूडियो से जल्दी चले गए, जिसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें फौरन लीगल नोटिस भेजा और महमूद तुरंत सेट पर वापस आ गए। आखिर सिर्फ धर्मेंद्र की वजह से नहीं चली, इसमें महिला किरदारों की ताकत और जबरदस्त संगीत का भी बड़ा हाथ था। माला सिन्हा ने एक स्पाइट लेडी का बेहद मजबूत और प्रभावशाली किरदार निभाया। उनसे पहले किसी अभिनेत्री ने जासूसी फिल्मों में इतना दमदार रोल नहीं किया था। ललिता पवार, जो अक्सर मां या सास के रोल में दिखती थी, इस फिल्म में दुश्मन देश की जासूस के रूप में एक अलग ही स्तर पर नजर आई, जो धर्मेंद्र का पीछा करती रहती है। फिल्म में 2 खूबसूरत महिलाएं धर्मेंद्र की दीवानी थी और उनका पीछा करती थी, लेकिन संस्कारी धर्मेंद्र देश, धर्म और कर्तव्य पर भाषण देकर उनसे दूरी बनाए रखते थे। फिल्म का संगीत रवि ने कंपोज किया था और गीत साहिल लुधियानवी ने लिखे थे। फिल्म का गाना मिलती है जिंदगी में मोहब्बत आज भी क्लासिक माना जाता है। इसे लता मंगेशकर ने गाया था। हैरत की बात यह थी कि फिल्म के एक भी गाने का फोकस धर्मेंद्र पर नहीं था। वो गानों में मौजूद जरूर थे, पर किसी भी गाने को उनके लिए खास तौर पर पिक्चराइज नहीं किया गया था। ये किसी बड़े स्टार के लिए एक अजीब बात थी, लेकिन उस वक्त कहानी की जरूरत को सर्वोपरि रखा गया। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को खूब सराहा गया और उसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आखिर ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट सिंगर और बेस्ट म्यूजिक कंपोजर सहित कई कैटेगरी में नॉमिनेशन हासिल किए थे। आखिर 20 सितंबर 1968 को रिलीज हुई और रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई। पूरे देश में इसका असर दिखा, लेकिन पंजाब में इसने कुछ ज्यादा ही कमाई की। अपने गबरू हीरो को देखने के लिए दर्शकों ने टिकट खिड़कियों पर भीड़ लगा दी। फिल्म इतनी सफल रही कि कई सिनेमा मालिकों के घर नोटों से भर गए। प्रोडक्शन हाउस की तरफ से इन सिनेमा मालिकों को खास ट्रॉफी भी दी गई। आंखें की सफलता ने धर्मेंद्र के स्टारडम को आसमान पर पहुंचा दिया। बड़े निर्माता निर्देशक उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। रामानंद सागर ने भी इसके बाद धर्मेंद्र के साथ ललकार, चरस और बगावत जैसे 3 और फिल्में बनाई। आंखें का टाइटल और इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि इस पर 2 और फिल्में बनी। और चमत्कार देखिए, वो तीनों फिल्में 1968 की धर्मेंद्र की आंखें, 1993 में गोविंदा की आंखें
और 2002 में अमिताभ की आंखें तीनों ही ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म के लिए रामानंद सागर को अपने करियर का पहला और एकमात्र बेस्ट डायरेक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। आंखें सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। ये कहानी है उस अदम्य साहस की जो एक डायरेक्टर ने दिखाया, उस सफलता की जो एक एक्सीडेंटल हीरो को मिली और उस अकड़ की जो एक सुपरस्टार को ले डूबी। ये फिल्म हमेशा याद दिलाएगी कि सिनेमा में स्टारडम से ज्यादा जरूरी अच्छी कहानी और सही मौका होता है। दोस्तों, क्या आपने ये फिल्म देखी है? आपको धर्मेंद्र का कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगली बार हम ऐसी ही किसी और शानदार कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।